हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो सेशन में, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज के लिए एक इम्पॉर्टेंट यूनिट इकोलॉजी। तो हमारा एग्जाम काफ़ी करीब है, तो उससे हम लोग जो इकोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमारा लेक्चर नंबर 1 रिलीज हुआ था, आप उसे जरूर देख लें। ये देखिए, इकोलॉजी के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पकड़ में आ जाएंगे। ये काफ़ी स्कोरिंग यूनिट है, तो आपको ये मिस नहीं करना चाहिए। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बाकी चीज़ों को देखा था, ठीक है, जैसे जो आपका ग्रोथ रेट हो गया, लॉजिस्टिक, एक्सपोनेंशियल, उनसे रिलेटेड जो ग्राफ है, और जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है, ठीक है। आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि प्रीवियस एग्जाम के और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपका जो बेस है ना, काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। फिर हमने इसमें जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है कुछ ज़्यादा ले रखे हैं, सो दैट आपका जो ग्राफ का कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। जनरली हमने देखा है लाइफ साइंस वाले को ग्राफ वगैरह में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो हम लोग एक टिपिकल एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। और फिर हम जो कुछ कंसेप्ट बचा रह गया है, जैसे ग्रेम्स ट्रायंगल का हो गया, सर्वाइवरशिप कर्व हो गया, उसे भी देख लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं सर्वाइवरशिप कर्व, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ही है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये सर्वाइवरशिप कर्व क्या बताता है बेसिकली? तो ये नाम में ही छुपा हुआ है। सर्वाइवरशिप मतलब किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के कितने इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर टाइम पे सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। यही हमारा सर्वाइवरशिप कर्व। आप एक कॉमन पैटर्न देखिएगा, जो एंड है, एंड जो अंडे देती है चींटियां, उनमें से सब नहीं बचते, इसलिए बहुत सारे अंडे देती है। उसे ये पता नहीं है कि हमारे स्पीसीज में आते हैं, आर कैटेगरी में, ठीक है, वो हम लोग क्लासीफाई किए हैं, बट उसका एक पैटर्न है, बहुत सारे अंडे देती है, इसमें से कुछ ही सर्वाइव कर पाते हैं। जबकि अगर एक एलिफेंट है, ये जो बच्चा अपना छोटा बच्चा देती है, बेबी, इसके सर्वाइवल के चांस काफी बेटर है। ह्यूमन ह्यूमन का जो एक बच्चा होता है, उसका सर्वाइवल के चांस जो है वो काफी ज्यादा है बजाय कि एक एंट के, ठीक है। इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम एक कर्व बनाते हैं जिसे बोलते हैं सर्वाइवरशिप कर्व। तो यही हमारा है सर्वाइवरशिप कर्व। ये 3 कैटेगरी का है बेसिकली, एक टाइप 1, एक टाइप 2, एक टाइप 3। तो ये तो आप समझ जाएंगे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्या होता है, लेकिन इस कर्व को समझना हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं, फिर वापस हम लोग इस क्वेश्चन में लौटेंगे। हमारा मेन मोटो है इस ग्राफ को समझना, ठीक है। तो जिनका भी ग्राफ वाला पोर्शन वीक हो, थोड़ा इसे ध्यान से देख लें। किसी भी ग्राफ के लिए आप 4 एक्सिस होते हैं इस कार्टेशियन प्लेन में। ये जो प्लेन है, ये आपका माना जाता है एक्स एक्सिस, और ये माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारा एक्स है और ये माइनस एक्स है इस तरफ, ये वाई है और ये माइनस वाई है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये जीरो होता है, ठीक है। तो कोई भी ग्राफ ऐसे ड्रॉ होता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। मान लीजिए एक बच्चा है हरीश, उसकी मम्मी उसे हर दिन हफ्ते में डेली कुछ ना कुछ पॉकेट मनी देती है। तो मान लीजिए संडे को उसे मिलता है 50 रुपीज़, ठीक है। मंडे को उसे मिलता है 60 रुपीज़, ट्यूसडे को उसे बिल्कुल नहीं मिलता, जीरो। वेडनेसडे को उसको मिलता है अगेन 80 रुपीज़, ठीक है। थर्सडे को उसको मिलता है अगेन 60 रुपीज़, फ्राइडे को उसको मिलता है 10 रुपीज़, सैटरडे को उसको मिलता है 20 रुपीज़, और फिर ये डेली का पैटर्न है। अब अगर आपको बोला जा रहा है इसे ग्राफ से दिखाइए, तो आपका ग्राफ वाला जो चीज़ है ना, यहाँ से क्लियर हो जाएगा कैसे दिखाएंगे। तो आप पहले दो बना लें यहाँ पे, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और सॉरी ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा जो है एक्स एक्सिस। इस पे आप दिखाइए डेज को, और इस पे दिखाइए जो उसको पैसा मिल रहा है पॉकेट मनी, वो कितना मिल रहा है वो। ठीक है, ये हमने जीरो रख दिया। इसे रख देते हैं हम संडे, ठीक है। और इसे 10 10 में हम लोग करते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू कितने, 60। तो 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ये 60 है, ये 50, 40, 30, 20
10 और ये 0। उसी तरह इधर भी रखते हैं। संडे हो गया, ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे और ये हमारा सैटरडे। ठीक है। अब देखिए, इसमें कोई भी एक पॉइंट अगर खींचेंगे ना तो उसका एक कोऑर्डिनेट होता है। जनरली पहले एक्स, जनरली क्या, पहले एक्स को लिया जाता है और उसके बाद वाई को लिया जाता है। उसी तरह इसमें पहले जो आपको दिखाना पड़ेगा वह डे को दिखाना पड़ेगा और उसके बाद जो पॉकेट मनी है वो दिखाएंगे हम लोग। अब ये वैल्यू देखिए, संडे, संडे को आपने 0 यहाँ प्लॉट किया है। ठीक है। उसके बाद मंडे को यहाँ प्लॉट किया है 1 2 3 4 5 6, ऐसे बढ़ा सकते हैं, ये हमने संडे लिखा है। तो संडे को 50, मतलब पहले आप देखेंगे संडे, यहाँ आ गया संडे। ठीक है। और 50, 50 मतलब वाई एक्सिस में हमने 50 रखा है पॉकेट मनी, तो यहाँ ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा है मंडे को 60, तो मंडे ये है और 60, तो मंडे यहाँ पहले आइए एक्स में, फिर वाई में जाइए, ये 60। ये क्या आ गया आपका, मंडे और 60। ये क्या था आपका, संडे और 50। अगला क्या है आपका, ट्यूसडे और 0। ट्यूसडे को 0 है तो ट्यूसडे पहले यहाँ है और वाई एक्सिस में तो वैल्यू ही नहीं है 0, तो ये हो गया ट्यूसडे और 0। ठीक है। अगला वैल्यू क्या है आपका, वेडनेसडे और 80, तो वेडनेसडे आएंगे, वेडनेसडे आपका ये है और 80, 80 तो हमने लिया ही नहीं है, चलिए हम बढ़ा देते हैं ऊपर, 50 60 70 और ऊपर आते हैं 80। तो ये आ गया हमारा, जो वेडनेसडे को है 80, वेडनेसडे यहाँ है और 80 करीब यहाँ है। फिर हमारा है थर्सडे को 60, तो थर्सडे यहाँ आएंगे और 60 कहाँ आएंगे, थर्सडे 60 यहाँ है करीब। ठीक है। फिर आपका क्या है, फ्राइडे को 10, तो फ्राइडे हमारा यहाँ है और 10 कहाँ है हमारा यहाँ, ये हो गया फ्राइडे और 10। फिर सैटरडे 20, तो सैटरडे यहाँ है और 20 कहाँ है आपका, यहाँ है सैटरडे 20, सैटरडे 20। ये हमने पॉइंट जो है ड्रॉ कर दिया। अब आपका काम क्या है, इनको मिला देना सिर्फ। ठीक है, आपका ग्राफ जो है रेडी है, ये ठीक है। अच्छा, मंडे के बाद ट्यूसडे है सारे, ठीक है। तो पहले आप नीचे आएंगे, फिर क्या है, वेडनेसडे को ऊपर जाएंगे आप, फिर आएंगे थर्सडे, फिर आएंगे फ्राइडे, ठीक है, फिर आएंगे सैटरडे। अब मेरे पास स्केल तो है नहीं यहाँ कि एकदम एक्यूरेट खींचे, तो ये हमारा जो है ग्राफ का पैटर्न हो गया। ठीक है। अब अगर आपको ये ना भी दे, ये चीजें ना दे, ठीक है, और कोई बोले जरा रीड करके बताइए कि बच्चे को एक पॉकेट मनी मिलता है, ये आपका दिन है, कितना मिलता है, तो पहले आप देखेंगे यहाँ पे संडे। ठीक है, तो संडे लिख लिया आप। संडे को वाई में वैल्यू देखिए कितना है आपका, 50, तो आ गया 50। देखिए संडे को 50 रुपीज मिल रहे थे ना। फिर उसी तरह ट्यूसडे, ट्यूसडे आप यहाँ देखेंगे, ट्यूसडे को, मंडे, मंडे को क्या मिल रहा था 60, तो मंडे को 60 वहां दे देंगे, मंडे को 60। ट्यूसडे को यहाँ देखेंगे, यहाँ 0 वैल्यू है वाई की, तो ट्यूसडे को 0 एंड सो ऑन, आप आराम से प्लॉट कर सकते हैं। तो ये ग्राफ है, यही ग्राफ कुछ यहाँ पे है हमारे सर्वाइवरशिप कर्व में। तो सर्वाइवरशिप कर्व में 3 तरह के कर्व आपको देखने को मिलते हैं। जो पहला है टाइप 1, ये जनरली जो है बिग मैमल्स जैसे एलिफेंट हो गए, टाइगर हो गए, हम ह्यूमंस बीइंग, जो ह्यूमंस है इनको दिखाता है। ये क्या दिखा रहा है, ये जो है इधर जो एक्स एक्सिस में जो आपकी वैल्यू है, जो एज को लेके वैल्यू, और वाई एक्सिस में जो वैल्यू है ये नंबर ऑफ सर्वाइवर्स है, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स है। ठीक है। ये ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं बढ़ रहा है और इधर आ रहे हैं एज बढ़ रहा है। तो आप देखिए इधर एज कम है 0। ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना 0 पे ना, जो ह्यूमंस है उसके सर्वाइवल के चांस जो है बहुत ज्यादा है। टाइप 1 ह्यूमंस का है, क्योंकि टाइप 3 है ना, ये फिशेस के लिए होते हैं, एंड्स के लिए होते हैं, स्मॉल एनिमल्स के लिए।
टाइप 2 अभी थोड़ी देर में देखते हैं। अब देखिए, जैसे एक ने फिश ने क्या है ना, जो अंडे ले किए, उसमें बहुत सारे शुरू में ही डेथ हो जाएगी उनकी। जैसे-जैसे वो धीरे-धीरे बढ़ेंगे, उनके सर्वाइवल के चांसेस जो है बढ़ते जाएँगे और एक दिन तो सबको मरना है, तो बाद में जाके उनकी डेथ होगी। लेकिन इनिशियली इसका जो डेथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ह्यूमन्स का देखिए, इसका डेथ रेट काफ़ी कम है, कांस्टेंट। वो बढ़ेगा, 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 धीरे-धीरे इधर एज बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा। एक्स में एज बढ़ रहा है, एज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बच्चा से वो क्या होगा? छोटा बच्चा था, उससे वो किशोर होगा, उसके बाद वो जवान होगा, ठीक है? उसके बाद फाइनली बूढ़ा होने के बाद मरना तो सबको ही है, तो फाइनली उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये क्या है? ये दिखा रहा है कि एट द इनिशियल एजेस, एट द इनिशियल स्टेज, चांसेस ऑफ सर्वाइवल इट इज़ वेरी, वेरी हाई, टाइप 1 में। टाइप 3 में क्या दिखाता है? एट द इनिशियल एजेस, एट द इनिशियल स्टेजेस, द चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर वेरी, वेरी लो, ठीक है? जैसे-जैसे समय बीतता है, उनके सर्वाइवल के चांसेस जो हैं बढ़ते जाते हैं और वो फाइनली जो है अपना लाइफ स्पैन पूरा करके उसकी डेथ होती है। टाइप 2 ना ये करीब-करीब क्या है, ये ऐसे दिखा रहा है, मतलब ये कांस्टेंट है। डेथ हो रही है जितना डेथ हो रहा है, उतना उसका बर्थ भी हो रहा है, तो सर्वाइवल के चांसेस जो है, एक तरह से आप बोल सकते हैं, डेथ और बर्थ तो ये नहीं बोलेंगे। सर्वाइवल के जो चांसेस है, वो जो बराबर है। ये कुछ आपको बर्ड्स में देखने को मिलता है, जैसे अमेरिकन रॉबिन वगैरह हो गए, बर्ड्स में। तो ये 3 तरह के सर्वाइवलशिप कर्व है आपको। दूसरा एक डिफरेंस आपको ये देखने को मिलेगा, जो सर्वाइवलशिप जो हमारा कर्व है, टाइप 1 जो है, ये है हेटेरोपोरस के लिए, ठीक है? और ये जो है, ये सेमिल्पेरस के लिए है, टाइप 3 वाला। कहने का मतलब है, ये जो है सेमिल्पेरस, ये जनरली एक ही टाइम ब्रीड करते हैं, रिप्रोडक्शन, जबकि ये जो है, ये मल्टीपल टाइम्स ब्रीड करते हैं, ठीक है? अपने लाइफ स्पैन में ये मल्टीपल टाइम्स ब्रीड करते हैं, इसको बोलते हैं हेटेरोपेरस और ये हमारा सेमिल्पेरस, ठीक है? तो ये हमारा जो सर्वाइवलशिप कर्व है, हम इसके बारे में मोटा-मोटी चीज़ें जो हैं समझ गए। एग्ज़ाम्पल्स क्या हो गए? हमने देख लिया, टाइप 1 में ह्यूमन बीइंग्स, बिग मैमल्स हो गए, लायन, टाइगर, डियर। टाइप 3 में क्या हो गया? फिश हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, फिशेस के लार्वास हो गए, ठीक है? मैरिन लार्वा वगैरह। और टाइप 2 जो है, वो स्पेशल पैटर्न है, जिसमें दोनों चीज़ें हैं, सर्वाइवल के चांसेस जो हैं और डेथ के चांसेस जो हैं बराबर-बराबर। जैसे बर्ड्स, कुछ रेप्टाइल्स में भी ये देखने को मिलता है, ठीक है? मतलब ये जो है ना, लाइफ के पूरे स्टेजेस में थ्रू आउट उनका जो सर्वाइवल है, जो रिस्क है, वो बराबर ही होता है। आप ये बोल सकते हैं टाइप 2 के लिए, ठीक? तो अब चलिए, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में? अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर सिलेक्टेड स्पीशीज। तो हमने पिछले क्लास में आर और के बारे में देखा था, आर और के सिलेक्टेड स्पीशीज। तो पहला अभी हमने तुरंत देखा, क्या पूछ रहा है? नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मतलब इसमें आर सिलेक्टेड स्पीशीज का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो सेमल पैरिटी ये है क्या? बिल्कुल है, हमने कहा था ये लाइफ में सिर्फ एक बार ही रिप्रोडक्शन करता है। लार्ज क्लच साइज बिल्कुल सही है, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं लार्ज नंबर में होते हैं, उसमें से कुछ ही सर्वाइव कर पाते हैं। स्मॉल साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग ये भी सही है, लेकिन आइटेरोपैरिटी ये नहीं है। ये हमारा किसका है? ये हमारा के सिलेक्टेड स्पीशीज का है। लाइफ में वो मल्टीपल टाइम जो है रिप्रोडक्शन करते हैं। तो हमारा जो हो गया ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ के लिए करेक्ट है, ठीक है? ना क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एज एन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अप्रोचेस के कैरिंग कैपेसिटी फॉर a certain population, which of the following is predicted by the logistic equation? तो लॉजिस्टिक इक्वेशन हमने पिछले क्लास में देखा था, ठीक है? तो क्या बोल रहा है? लॉजिस्टिक इक्वेशन किस टाइप का ये था? वो जो कैरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, एस टाइप, ठीक है? तो क्या बोल रहा है इसमें? एज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अप्रोचेस के कैरिंग कैपेसिटी फॉर a certain population, which of the following is predicted by the logistic equation? अब बताइए क्या आंसर होगा?
द पॉपुलेशन विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, ये कहाँ से होगा? ठीक है, आप कैरिंग कैपेसिटी के करीब पहुंच रहे हैं तो एक्सपोनेंशियली कैसे इंक्रीज करेगा? क्योंकि उसका जो पॉपुलेशन है इट इज सपोर्टेड बाय कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। ये तो नहीं होगा। द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट विल इंक्रीज, ये भी पॉसिबल नहीं है। इन्वायरमेंट आपके लिए अपनी कैरिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकती है? तीसरा जो है द ग्रोथ रेट विल अप्रोच टू जीरो। हाँ ये सही है, लेकिन समझते हैं अभी। द ग्रोथ रेट विल नॉट चेंज। ठीक है, ये भी आपका जो है। अब इन दोनों में स्टूडेंट को डाउट हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हम कैसे समझेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है। ग्रोथ रेट आपने देखा था। ठीक है, तो ग्रोथ रेट क्या होता है? ग्रोथ रेट का मतलब है चेंज। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना रन रेट। तो अगर आप बोल रहे हैं कि क्रिकेट में रन रेट होता है, इस ओवर में अभी कोई भी ओवर चल रहा हो, इसमें 10 रन आए और दूसरे वाले में 20 रन आए, तो अगर इसके बीच में रन रेट बोला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। मतलब ये क्या हो जाएगा? 10/10। ये 100%, मतलब जो रन है वो 100% से बढ़ गया है, तो ये रेट है। फाइनल जो चेंज हुआ उसको इनिशियल से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या है? द ग्रोथ रेट विल अप्रोच जीरो, इसका मतलब है इंडिविजुअल तो बढ़ नहीं रहा है। कैरिंग कैपेसिटी को आप पहुंच गए तो इंडिविजुअल बढ़ नहीं रहा है, जबकि यहाँ जो है ना नीचे ये टाइम बढ़ता जा रहा है। तो टाइम बढ़ रहा है लेकिन ऊपर चेंज नहीं आ रहा है, तो ये कुछ इक्वेशन ऐसा आएगा। ऊपर क्योंकि चेंज नहीं आ रहा है, जो पॉपुलेशन 50 थी वो भी 50 ही रह गई, तो नो चेंज, मतलब 50 माइनस 50 जीरो एग्जाम्पल के लिए। और नीचे टाइम तो बढ़ रहा है, जैसे ये 5 था ये 6 हो गया, तो टाइम कुछ बढ़ रहा है नो डाउट। लेकिन आप देखिए एक पैटर्न मैथमेटिक्स में एक ये है, आप जीरो को जो ऊपर चेंज नहीं कर रहा उसको किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करेंगे, सपोज आप 5 से ही डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है जीरो है। ठीक है, तो ऊपर क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है, ये ग्राफ जो है कांस्टेंट हो गया है, आप नीचे कुछ भी बढ़े या टाइम बढ़ता रहा इससे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? आपका जीरो आएगा। इसलिए आप बोलेंगे द ग्रोथ रेट विल अप्रोच जीरो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट आर सिलेक्टेड स्पीसीज? हाई सीड नंबर प्लांट के केस में ये होता है। शॉर्ट लाइफ स्पैन ये भी होता है। टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व नहीं, अभी हमने देखा टाइप 1 किसके लिए था? जो टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व था ये ह्यूमंस के लिए था, मैमल्स के लिए था। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देखेंगे? यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है कि नॉट करेक्ट, तो ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है। टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व नहीं होता है। स्मॉल साइज ये भी होता है, तो गलत कौन सा है आपका? आर। आर ओनली जो हमारा है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बोला जा रहा है? ये बोलता है कि गिवन द फॉलोइंग लॉजिस्टिक इक्वेशन, तो ये पिछले क्लास में हमने देखा था लॉजिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अच्छे से देखा है। इसमें क्या दिखा रहा है? द इक्वेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन n विथ टाइम t। r is the intrinsic rate of increase, k is the carrying capacity, which of the following statement is true for this equation? ठीक है, for a given population r is variable। ठीक है, for a given population r is variable। ठीक है, ये आपसे सही पूछ रहा है। अच्छा, फॉर ए गिवन पॉपुलेशन भी देखते हैं, क्योंकि पहला आंसर ही सही आ गया। ऐसे में हमेशा स्टूडेंट को डाउट होता है एग्जाम में भी, अगर पहला आंसर ही सही आ गया तो थोड़ा सा वो देखेगा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि वो सही होगा, ठीक है, हो सकता है, तो आगे भी हम लोग चेक कर लेंगे। फॉर ए गिवन इन्वायरमेंट के इज वेरिएबल। यस, इन्वायरमेंट के लिए जो है ये क्या वेरिएबल होता है? कैरिंग कैपेसिटी क्या वेरिएबल होती है? नहीं, कैरिंग कैपेसिटी जो है वो फिक्स होती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट जो है एक टाइम में कुछ ही एक एक लिमिटेड पॉपुलेशन को ही सपोर्ट कर पाता है। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा इसमें। अब नाउ हम लोग क्या देख रहे हैं? फॉर ए गिवन इन्वायरमेंट के इज वेरिएबल, तो के वेरिएबल तो नहीं होगा, इन्वायरमेंट की अपनी कैपेबिलिटी होती है, उतना ही क्यों सपोर्ट करेगी, तो ये तो हमारा गलत है। ये लग रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ। एज एन अप्रोचेज के डी एन बाई डी टी अप्रोचेज जीरो, मतलब बोल रहा है जैसे जैसे एन जो है के को अप्रोच करेगा तो डी एन बाई डी टी जीरो को अप्रोच करेगा। अब इसका मतलब देखते हैं। एन जो यहाँ है
जैसे जैसे n को बढ़ाएंगे इनके हमारा पॉपुलेशन, क्योंकि वो k से माइनस हो रहा है, मतलब धीरे धीरे ये वैल्यू जो है छोटी होती जाएगी और एक टाइम आएगा जब ये जीरो हो जाएगा। अभी ये अगर जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, और जीरो को की कांस्टेंट है, जीरो का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो जीरो ही आएगा। ये तो हमारा बिल्कुल ही सही है, एग्जैक्टली ठीक है। एज एन अप्रोचेस के डी एन बाई डी टी अप्रोचेस के, ये तो सरासर गलत है। अभी ये देखिए ध्यान से, फॉर ए गिवन पॉपुलेशन आर इज वेरिएबल। एक गिवन पॉपुलेशन के लिए आर वेरिएबल नहीं होता है। गिवन पॉपुलेशन मतलब आप रैट की पॉपुलेशन ले रहे हैं, ठीक है, डॉग्स की पॉपुलेशन ले रहे हैं, तो उसके लिए आर वेरिएबल नहीं है। उस पॉपुलेशन के लिए आर जो है वो फिक्स होता है, अलग अलग पॉपुलेशन के लिए वेरिएबल होता है। तो ये शुरू में थोड़ा सा आप मिस कर रहे थे, देख रहे हैं ना एग्जाम हॉल में कैसा आपको लगेगा कि अच्छा ये तो सही लग रहा है। फॉर ए गिवन पॉपुलेशन आर इज वेरिएबल, फॉर ए गिवन पॉपुलेशन आर तो हमारा कांस्टेंट है, डिफरेंट पॉपुलेशन के लिए वेरिएबल है। तो जब आप अदर ऑप्शंस को देखें तो आपको ये क्लियर हो गया। जबकि ये जो है हमारा एज एन अप्रोचेस के डी एन बाई डी टी अप्रोचेस जीरो, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि देख रहे हैं ये मैथमेटिकली डिराइव हो रहा है। जैसे जैसे के एन जो है के को अप्रोच करेगा, ये जो वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जीरो को किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, वट एवर द नंबर इज, कुछ भी हो, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो ही आएगा। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, आपसे ही पूछा जा रहा है। अब आते हैं अगला 5 में, लाइफ हिस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद के सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म इंक्लूड। इसमें क्या क्या होता है? तो पहला बोल रहा है रिपीटेड प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन, फ्री प्रोजेनी, लार्ज बॉडी साइज। ये तो बिल्कुल ही सही है पहला वाला, क्योंकि वो एक बार में मतलब लाइफ टाइम में मल्टीपल टाइम्स रिप्रोडक्शन कर सकता है। प्रोजेनी फ्यू होते हैं, मतलब ह्यूमंस के केस में देखिए एक दो ज्यादा ज्यादा। लार्ज बॉडी साइज बड़ा होता है, एंट के मुकाबले हम लोग काफी बड़े हैं, ठीक है, फ्रॉग के मुकाबले हम लोग काफी बड़े हैं, छोटे फिशेस के मुकाबले काफी बड़े हैं, ठीक है। रैपिड प्रोडक्शन रेट नहीं, रैपिड प्रोडक्शन रेट हमारा नहीं है मैमल्स के केस में, ठीक है। ए सिलेक्टेड में रैपिड प्रोडक्शन रेट नहीं है। शॉर्ट जनरेशन नहीं, ये लंबे लंबे टाइम तक जीते हैं। और लार्ज बॉडी साइज, तो ये दो गलत है, तो ये हमारा गलत हो गया। इनहेबिटिंग क्लाइमेक्स कम्युनिटीज, वेरी स्मॉल ऑप्शन में, ये भी गलत है आपका। इनहेबिटिंग अर्ली सक्सेशन स्टेट क्लाइमेटी, ये भी आपका गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सही हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। रिपीटेड रिप्रोडक्शन, फ्यू प्रोजेनी और लार्ज बॉडी साइज, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? The difference between population belonging to R selected species and those from a K selected species is that, मतलब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? Population from a K selected species tend to inhabit unstable environment, tend to inhabit unstable environment। ये inhabit है, inhabit नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। K selected वाले क्यों जाएंगे inhabit करने unstable environment को? inhabit करना मतलब रोकना, unstable environment को, ठीक है। आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, आप अपने लिए ज्यादा गर्मी है तो घर बना सकते हैं, एसी लगा सकते हैं, कूलर लगा सकते हैं, ठीक है। बट क्योंकि हम केवल ह्यूमन की बात नहीं कर रहे हैं, तो के सिलेक्टेड स्पीसीज के लिए इन जनरल इन्वायरमेंट को इनहिबिट करना ये सही नहीं है। दूसरा, पॉपुलेशन फ्रॉम आर सिलेक्टेड स्पीसीज हैव ए इक्विलिब्रियम डेंसिटी एट और नियर द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। आर सिलेक्टेड के लिए जो अगर आप कैरिंग कैपेसिटी लेंगे तो वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आर का जो है ना, जो साइज छोटा है, उनकी रिक्वायरमेंट कम है, उसके हिसाब से जो ये इन्फिनिट टाइप के हो गई चीजें। इन्फिनिट मतलब जो उनके इस्तेमाल से खत्म नहीं हो। जैसे अर्थ पे जो भी रिसोर्सेस है एंड के लिए बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, तो ये हमारा ये भी गलत है। पॉपुलेशन फ्रॉम एन आर सिलेक्टेड स्पीसीज आर बेटर अडेप्टेड टू कॉलोनाइज एंड एक्सप्लॉइट न्यू और डिस्टर्ब्ड हैबिट, ये भी गलत है आर सिलेक्टेड स्पीसीज के लिए। पॉपुलेशन फ्रॉम एन आर सिलेक्टेड स्पीसीज टेंड टू इंक्रीज इन साइज एक्सपोनेंशियली, ठीक है। पॉपुलेशन, हाँ बिल्कुल ये सही है, एक्सपोनेंशियली इन द एब्सेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, ये हमारा सही है। अगर इन्वायरमेंट कोई उस पर ये ना लगाए तो जो उनका जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, ठीक है। और यही इनका कैरेक्टरिस्टिक में आता है, ये लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, लार्ज नंबर ऑफ एग्स वगैरह प्रोड्यूस करती है, उसमें से कुछ ही सर्वाइव कर पाते हैं। तो अगर इन्वायरमेंट कंडीशन ना लगाए, ठीक है, तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर सकती है। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या बोल रहा है? अब ये ग्राफ से है। अब देखिए, कंसिडर द पॉपुलेशन ग्रोथ गिवन बिलो। पूछता है एट विच पॉइंट द ग्रोथ डी एन बाई डी टी इज मैक्सिमम।
तो जैसे आप लोग जो ज़्यादा मैथमेटिकल जिनका बैकग्राउंड नहीं है, आप देखिएगा ना जहाँ पे एक स्लोप ज़्यादा होगा, स्लोप का मतलब है जैसे ये कम स्लोप है, ठीक है? जबकि ये ज़्यादा स्लोप है, ये बिल्कुल ही ज़्यादा स्लोप। इस तरह बोले तो ये कम स्लोप है, ये उससे ज़्यादा स्लोप है, ये बहुत ही ज़्यादा स्लोप है। तो यहाँ स्लोप सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? आप देखिएगा ना तो स्लोप यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, लेकिन क्यू पे सबसे ज़्यादा स्लोप है क्योंकि ये कुछ इस तरह से है। तो यही पॉइंट होगा जहाँ पे dn बाई dt जो है मैक्सिमम होगी। आप इसे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कर सकते हैं, ठीक है? आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या है, थोड़ा मैथमेटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए। आप यहाँ सिंपल देखिए, जहाँ पे कर्व ज़्यादा, स्लोप ज़्यादा हो, ठीक है ना? वो आपका मैक्सिमम होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन अ नेचुरल सिस्टम अ स्पीसीज प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग विथ लिटिल और नो पेरेंटल केयर, ये आर का ये है, ठीक है? जनरली एग्जिबिटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्वाइवलशिप कर्व। तो ये आपको यहीं से दिख गया, विथ लिटिल और नो पेरेंटल केयर, ठीक है? हैंड्स जो है अंडे ले करने के बाद ज़्यादा ध्यान नहीं देती, ठीक है? उसमें से इसलिए बहुत ज़्यादा अंडे ले करती है, कुछ जो है सर्वाइव कर गए। लेकिन एलिफेंट का जो बच्चा है पेरेंटल केयर काफ़ी ज़्यादा है उसका। ह्यूमन्स का जो बच्चा है ऑफस्प्रिंग, उसका पेरेंटल केयर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? तो इसमें आप देखिए, आपको पहचानना है कि आर सिलेक्टेड के लिए कौन सा है। तो आर सिलेक्टेड के लिए कौन सा था हमारा कर्व का? ऐसे था हमारा टाइप 1, टाइप 3, टाइप 2। तो ये जो है हमारा टाइप 2 का दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है? नाउ अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। तो 9 तो हमने अभी डिस्कस किया था ही, इसका आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। बताइए क्या आंसर है इसका? तो देखिए, द डायग्राम below depicts three general types of survivorship curve. Only the form of the curve is plotted, not its absolute scale. Which of the following statement is least likely to be true? मतलब कौन जो है ट्रू नहीं हो सकता है, लीस्ट लाइकली का यही मतलब हो गया, ठीक है? लीस्ट। तो ये टाइप 1 का है, टाइप 2 का है, टाइप 3 का है। अ फिश दैट लेज लार्ज नंबर ऑफ एग एग्जिबिट टाइप 3, ये सही है, हमने अभी देखा था। आपसे पूछा है नॉट ट्रू। नियरली कांस्टेंट मोर्टेलिटी रिजल्ट इन टाइप 2, ये भी सही है, हमने बताया था कुछ बर्ड्स में ये जो है तो टेंडेंसी है देखने को पाई जाती है। मोर्टेलिटी दैट इज इनिशियली लो देन इंक्रीजेज रैपिडली ड्यूरिंग ओल्ड एज रिजल्ट इन टाइप 1, ये ठीक है हमारा। इनिशियली मोर्टेलिटी जो है काफी लो है, और जैसे जैसे आदमी बूढ़े होते जाते हैं ह्यूमंस में, उनकी जो है ओल्ड एज में डेथ ज्यादा होती है, ये भी सही है। तो बचता कौन है? डी हमारा गलत होगा इसका मतलब। देखिए, स्पीसीज विद हाई जुवेनाइल मोर्टेलिटी एंड हाई एडल्ट सर्वाइवल से रिजल्ट इन टाइप 1, हमारा ये जो है लीस्ट लाइकली टू बी ट्रू। ये क्या है? स्पीसीज विद हाई जुवेनाइल मोर्टेलिटी एंड हाई एडल्ट सर्वाइवल रिजल्ट इन टाइप 1, ठीक है? हाई जुवेनाइल मोर्टेलिटी कहाँ? ये तो ज्यादा होगी, सर्वाइवल के चांसेस जो है इनिशियली जो है वो ज्यादा होंगे। तो ये आपका जो है ऑप्शन 4 है, ये गलत हो जाता है। आपसे पूछा भी गया है लीस्ट लाइकली टू बी ट्रू, क्लियर है? ये कैसे गलत हुआ, ठीक है? नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ये क्या बोल रहा है? ए पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी इज, ये बेसिकली क्या दिखाता है? कैरिंग कैपेसिटी रीच्ड व्हेन नंबर ऑफ डेथ एक्सीड द नंबर ऑफ बर्थ। कैरिंग कैपेसिटी इससे क्या लेना था, ठीक है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई जीरो मैक्स, ये क्या है? आर मैक्स, नहीं नहीं ये भी नहीं। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन दैट पॉपुलेशन ना, द पॉपुलेशन साइज दैट मीन सपोर्टेड बाय अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर दैट स्पीसीज विद इन दैट हैबिtat, ये हमारा जो है सही है यहाँ पे। A population carrying capacity is the population size that can be supported by available resources, जो available resources हैं उस population को, उस species के population को support करने के लिए, वही हमारा क्या है? carrying capacity, जिसे हम कैसे दिखाते हैं? ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्या है? ये बोलता है given below are the growth equation where dn by dt is defined as follows, rn upon k, ये इक्वेशन दिया हुआ है और पूछा जा रहा है with reference to the above equations which one of the following statement is correct, ठीक है? q represent exponential growth and p represent logistic, नहीं ये गलत है, हमने देखा था इक्वेशन, ठीक है? लॉजिस्टिक का ये का। नाउ q represent exponential
मतलब R क्रॉस N, एंड S रिप्रेजेंट लॉजिस्टिक, S क्या है हमारा RN K माइनस N अपॉन K, ये दोनों सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है सही है। हम लोग डायरेक्टली टिक कर रहे हैं, पिछले क्लास में हमने इसको डिटेल डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 और 4 आप चेक कर लें आप। Q रिप्रेजेंट जीरो ग्रोथ रेट, ऐसा थोड़ी है, ठीक है। एंड R रिप्रेजेंट लॉजिस्टिक, R में यहाँ नीचे जो है ये होगा, N नहीं होगा, ठीक है। और 4P रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही है। तो ये हमने देख लिया 11 तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ठीक है, ये 13 कर लीजिए। ये 3 जो क्वेश्चन है ये दूसरे कंसेप्ट पे है। देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा था उस पे बेस नहीं है। ये क्या बोल रहा है, इसमें कुछ कुछ लिखा मिल रहा है हम लोग, क्या, रूटरल्स, स्ट्रेस स्ट्रेस टॉलरेंट और कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, लो डिस्टर्बेंस, हाई डिस्टर्बेंस। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा है ग्रिम्स ट्रायंगल से, जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। ग्रिम्स ट्रायंगल एक छोटा सा टॉपिक है जिससे काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये इस कंसेप्ट पे बेस्ड है कि जितने भी स्पीसीज हैं, जो भी स्पीसीज हैं, ये जो आर एंड के जो है ना, ये कंसेप्ट दिया हुआ है, ये मैकआर्थर का दिया हुआ था और विल्सन का, आर्थर और विल्सन का दिया हुआ है। लेकिन ऐसा देखने को मिलेगा आपको कि बहुत सारे स्पीसीज हैं जिसे आप ना आर में डाल सकते हैं ना ही के में डाल सकते हैं, क्योंकि वो कुछ आर का भी प्रॉपर्टी को शो करते हैं, कुछ के भी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो जो आर और के है ये सफिशिएंट नहीं है क्लासिफिकेशन के लिए, तब आपको एक दूसरा पैटर्न देखना पड़ेगा। और ये जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है ग्रिम्स का है, और इसी को हम ग्रिम्स क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें वो 3 चीज लेके चलते हैं। पहला है रूडरल्स, ठीक है। दूसरा है कॉम्पिटिटर्स जिसे आप सी से दिखाते हैं, और तीसरा है स्ट्रेस टॉलरेंट जिसे आप एस से दिखाते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जो है यहाँ तक आप रिवाइज कर लें, नेक्स्ट क्लास में ये 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारा ग्राफ है ग्रिम्स ट्रायंगल का, इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आने वाले एग्जाम के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।